केमिस्ट्री में आपके आसपास जितना भी कुछ है वो क्या है? मैटर। हिंदी में क्या बोलते हैं जिसको? पदार्थ। ठीक है। तो बहुत स्टार्टिंग में ही कुछ फिलोसफर्स लोगों ने, कुछ महर्षि लोगों ने कहा था कि दुनिया में जितना भी पदार्थ है, अगर उसको आप तोड़ते जाओगे, ब्रेक करते जाओगे, तो एक ऐसा पार्ट मिलेगा जहां पे और तोड़ना पॉसिबल नहीं होगा। उसको हम लोग क्या कहें? एटम। हिंदी में क्या कहें? परमाणु। ठीक है। फिर भैया ये जो कथन था, ये जो स्टेटमेंट था, ये बस स्टेटमेंट था, कोई इसका रिजल्ट नहीं था। रिजल्ट एक्सपेरिमेंट बेस्ड नहीं था, बस हवाबाजी कर दिया वो लोग कि भैया ऐसा ऐसा होता है। कौन किया था? नहीं, कुछ फिलोसफर्स, जिनमें कि इंडियन और ग्रीक दोनों फिलोसफर्स थे, भारत के भी और ग्रीस के भी। फिर हमारे सामने एक आते हैं महान आत्मा, जिनका नाम है जॉन डाल्टन, जिन्होंने सबसे पहली बार वर्ल्ड में इस थ्योरी को बताया कि एटम क्या है, एटम का प्रॉपर्टीज क्या है। तो जिसको हम लोग जानते हैं किस नाम से? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। देखिए एक मिनट, देखिए इस चैप्टर का जो कंटेंट्स है वो जरा हम एक बार आपको डिस्कस कर देते हैं। हम लिखा चुके हैं, आपको नोट्स में मिल जाएगा। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। फिर पढ़ना है जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। सब एटॉमिक का मतलब है जो एटम के नीचे लेवल में। तो एटम के अंदर में कौन है भैया बताओ? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये बेसिक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, जैसे मेसॉन है, न्यूट्रिनो है, पॉजिट्रॉन है, इस तरह से दर्जन में है। ठीक है। लेकिन पढ़ना आपको कितना है? सिर्फ 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इसका डिस्कवरी पढ़ना है, कैसे डिस्कवरी हुआ, इसका प्रॉपर्टीज पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटम में कहाँ है एग्जैक्टली, क्या कर रहे हैं, क्या मूव कर रहे हैं, स्टेशनरी है, अरेंजमेंट पढ़ना है जिसको बोलते हैं। या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हम लोग को अलग अलग तरह का एटॉमिक मॉडल पढ़ना है। क्या आपको बचपन में याद था, पढ़ाया गया था 9th क्लास में कि थॉमसन अपना बताया था कि एटम किस तरह का दिखता है? तरबूज की तरह होता है। ठीक है। उसके बाद रदरफोर्ड बताया था, उसके बाद नील बोर बताया था। तो ये तुमको 3 मॉडल पढ़ना है और एक नया मॉडल पढ़ना है जिसको बोलते हैं वेव मैकेनिकल मॉडल। जब ये सारा हो जाएगा उसके बाद तुम्हारा यहाँ से एक्चुअली क्लास 11th का शुरू होता है टॉपिक, क्योंकि ये सब 9 तक में आप लोग पढ़ चुके हो। ठीक है। यहाँ से आपका 11th का शुरू होता है डुअल नेचर ऑफ मैटर, जिसको हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टाइन दिया था। डुअल नेचर ऑफ मैटर डी ब्रॉगली दिया था। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग नाम है साइंटिस्ट का। और लास्ट जो पढ़ना है तुम्हारा टॉपिक क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वांटम नंबर। इसमें जो आगे का आपका पार्ट्स है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये सब जो थोड़ा है ना, ये सब तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। ना जेई में ना नीट में इधर से कभी क्वेश्चन नहीं आता है। बहुत हार्डली 3 साल या 4 साल में एक बार गलती से क्वेश्चन आ गया तो आ गया। सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव में जो क्वेश्चन पूछता है वो क्वेश्चन पूछता है तुम्हारा नील बोर से, नील बोर का एटम पे। उसके बाद तुम्हारा पूछता है इधर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। फिर पूछता है तुम्हारा क्वांटम नंबर्स पे, डुअल नेचर पे। इधर पीछे वाला जो पोर्शन है ये कॉम्पिटिटिव के रिस्पेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम हो, नीट हो, जेई हो, इससे ज्यादा क्वेश्चन आता है। जो आगे का पार्ट है उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है। ये लीजिए। तो हम लोग कल लास्ट क्लास में देखे थे डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी। ठीक है। तो क्या बोलता है डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी, जरा जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हो। अगर आप में से कोई एक एक पॉइंट बोलना चाहेगा तो बोलो। सबसे पहले पॉइंट ही यही है कि एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। एटम्स को और डिवाइड हम लोग नहीं कर सकते, एटम इनडिविजिबल है। ठीक है। और क्या बोला था पॉइंट, सोच के बताओ। एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट कैन बी डिस्ट्रॉय। ना एटम को पैदा कर सकते हैं, ना एटम को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अभी पहले वो बताओ ना, पोस्टुलेट्स बताओ, वो क्या क्या दिया। जब भी कोई दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन करेंगे तो वो सिंपल रेशियो में, जैसे अगर तुम्हारे पास ये देखो वाटर का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे वाटर का हाइड्रोजन कितने एटम्स हैं और ऑक्सीजन का कितना एटम है, तो रेशियो देखा जाए तो देखो सिंपल होल नंबर है। और बताओ, 2 पॉइंट और है। एटम्स ही वो पार्ट है जो केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। कहीं दो चीज अगर रिएक्ट कर रहा है आपस में तो उनका एटम्स एक दूसरे से क्या कर रहा है, रिएक्ट, वो पार्ट ले रहे हैं केमिकल रिएक्शन, और वो आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं।
दो हम और सुनना चाहते हैं। सेम एटम्स का जो मास होता है वो सेम होता है, मतलब सारा प्रॉपर्टी सेम होता है। अगर सेम एलिमेंट के एटम्स हैं, जैसे हाइड्रोजन का दो एटम है, तो वो सारे रिस्पेक्ट में क्या होगा, सेम। मतलब मास भी सेम होगा, साइज भी सेम होगा, सब कुछ सेम होगा। और दो अलग अलग एलिमेंट का एटम है, ये हाइड्रोजन का वो ऑक्सीजन का, तो इसका सारा प्रॉपर्टीज आपस में क्या होगा, डिफरेंट। ठीक है, लेकिन जितने भी वो पोस्टुलेट दिया था डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी, वो सारा का सारा पोस्टुलेट क्या हो गया भैया, गलत हो गया, डिसरिगार्ड हो गया समय के साथ। सबसे पहला पॉइंट बोला था कि एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, तो जैसे जैसे डिस्कवरीज हुआ सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, तो पहला थ्योरी फेल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तब तोड़ा जा सकता है। सेकंड बोला था कि एटम को क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। हम लोग पढ़े थे एटम्स क्रिएट किया जा सकता है रेडियो एक्टिविटी का मदद से। ठीक है, डीप में जानेंगे, एटम्स को अभी समझो क्रिएट किया जा सकता है। फिर वो बोला था कि अगर दो ऑक्सीजन का एटम है तो ये हर रिस्पेक्ट से क्या होगा, आपस में सेम। एक ही एलिमेंट का सारा एटम्स क्या होगा, सेम हर रिस्पेक्ट में। जैसे दो ऑक्सीजन का मास क्या होगा, देखो ये ऑक्सीजन एटम है और ये ऑक्सीजन एटम है, क्या इन दोनों का मास अलग होगा कि सेम होगा? डाल्टन बोला था दो ऑक्सीजन एटम है या मान लो दो दो कार्बन एटम है, तो इसका हर रिस्पेक्ट से ये दोनों आपस में क्या होगा, सेम। ये दोनों हर रिस्पेक्ट में क्या होगा, लेकिन क्या ये सही है? क्या ये दोनों अलग अलग कुछ इसमें हो सकता है प्रॉपर्टी, क्या मास अलग हो सकता है? सर देखिए 17 भी पाया जाता है, 18 भी पाया जाता है। कार्बन का देखोगे तो कार्बन 12 भी मिलता है, कार्बन 14 भी मिलता है। तो एक ही एलिमेंट का एटम है, कार्बन का ही दो एटम है, लेकिन इनका मासेस क्या है भैया, अलग है, डिफरेंट है। तो ये तो पोस्टुलेट गलत हो गया। सेकंड बोला था कि अगर दो अलग अलग एलिमेंट का एटम है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं आर्गन और किसका, तो बोला था इसका कुछ सेम नहीं होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग एलिमेंट का एटम है। तो बोला कुछ भी नहीं सेम होगा, लेकिन हमको पता है आज के डेट में क्या इनका कुछ सेम है, क्या सेम है, कितना होता है? ये कैसे हो गया भैया, ये तो नहीं बोला था। बोला था कि अलग 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 एलिमेंट का एटम है तो उनका कोई भी रिस्पेक्ट में बिल्कुल प्रॉपर्टी मैच, इनका मास सेम हो गया। इनको क्या बोलते हैं वैसे, आइसोबार। और इनको क्या बोलेंगे भैया, आइसोटोप्स। ठीक है ना, गुड, ये बेसिक था। तो इतना हम लोग को पता पढ़ के पता चल गया था कि डाल्टन का कहा गया कोई भी बात सही नहीं था, उस टाइम के लिए रेलिवेंट था, लेकिन आज के टाइम पे रेलिवेंट नहीं रह गया। ठीक है, उसके बाद क्या हम लोग देखे थे, जरा स्टार्ट किए थे, बताओ। ड्रॉबैक्स, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, चलो अब देखो, आज हम लोग को सबसे अपना पहला डिस्कवरी करना है, मतलब हम लोग को डिस्कवरी नहीं करना है, उस डिस्कवरी को हम लोग को पढ़ना है बस। क्या चीज का डिस्कवरी सबसे पहले पढ़ेंगे बताओ, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी हुआ ना, वो एक एक्सपेरिमेंट के कारण हुआ। ठीक है, एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं, समझ में आ जाएगा क्यों बोलते हैं, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। देखो क्या हिसाब किताब से समझाते हैं आप लोग, मेरे को ये बताओ, क्या लोहा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आयरन, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? बिजली पास होता है आयरन से? हाँ। कॉपर से, मतलब सॉलिड से तो पास होता है। क्या लिक्विड से पास होता है? होता है। तुम लोग पढ़े होगे जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, जिस लिक्विड से पास होता है इलेक्ट्रिसिटी उसको क्या बोलते हैं? जैसे पानी से पास होगा, अगर पानी में लेकिन थोड़ा नमक डाल दोगे तो और तेजी से पास होगा, क्योंकि अच्छा इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है। तो साइंटिस्ट लोग सॉलिड से कंडक्टिविटी देख चुका था, मतलब सॉलिड से पास होता था। लिक्विड्स में सारा एक्सपेरिमेंट कर चुका था माइकल फैराडे। कौन किया था? माइकल फैराडे। तो साइंटिस्ट लोग क्यूरियस था कि क्या गैसेस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है, कि एक रूम में पूरा गैस भरा हुआ है, इधर से इलेक्ट्रिक पास स्टार्ट करेंगे तो उधर पास जाएगा कि नहीं जाएगा। इस चीज को जानने के लिए बहुत क्यूरियस था साइंटिस्ट लोग।
सॉलिड से होता ही था, लिक्विड से कर चुका था। कौन किया था भैया लिक्विड पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट का सारा टेस्ट? हम नाम बता दिए, माइकल फैराडे। इसके बारे में तुमको पूरा लॉ पढ़ना है क्लास 12th में केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम का चैप्टर है, ठीक है, माइकल फैराडेज लॉ। हाँ, तो अब क्यूरियस था इस चीज को जानने के लिए साइंटिस्ट लोग तैयार था कि क्या गैस में इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसी चीज को लेके कुछ साइंटिस्ट ने, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम आएगा, जैसे इसमें जूलियस प्लकर था, विलियम क्रूक्स था, जे थॉमसन था, और बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, जिसका नाम है तुम्हारा कैथोड रे। ये उसमें एक ग्लास ट्यूब था, ठीक है, जिसमें कि देखो दो पतला पतला मेटल का प्लेट लिया था, दो पतला पतला मेटल का प्लेट लगा दिया था दोनों साइड से, और जिसको अटैच किया था विद अ सोर्स ऑफ बैटरी से। कोई दिक्कत? इतना तो बेसिक समझते हैं कि बड़ा वाला साइन होता है पॉजिटिव टर्मिनल, छोटा वाला साइन होता है। तो नेगेटिव टर्मिनल से जो रॉड अटैच था उसको क्या बोलेंगे भैया? कैथोड। और पॉजिटिव से जो अटैच होगा उसको क्या बोलेंगे? एनोड, ठीक है। और ये ग्लास का ट्यूब था, लगभग 60 सेंटीमीटर के आसपास का ग्लास ट्यूब था, ठीक है, इतना बड़ा बना के दिखाया है बस। और इसमें गैस लिया हुआ था, क्या लिया हुआ था? जिसका प्रेशर बहुत कम था, प्रेशर बहुत कम था, ठीक है। चाहता था चेक करना कि क्या इलेक्ट्रिसिटी जो यहां से निकलेगा वो यहां पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। मेन उन लोगों का एम क्या था, याद रखो, ये कैथोड रे ट्यूब से इलेक्ट्रॉन का खोज जरूर हुआ, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन नहीं खोजना चाहता था, वो चाहता था चेक करना कि क्या गैस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होता है या नहीं होता है, ठीक है, इस चीज को चेक करना चाहता था। तो वो क्या क्या किया इसको याद रखना, जो अंदर गैस लिया, और यहाँ पे देखो थोड़ा सा एक वैक्यूम पंप लगा देते हैं प्रेशर कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, गैस भरा हुआ है वेरी वेरी लो प्रेशर पे, ठीक है। गैस अलग अलग टेस्ट हुआ, ऐसा कोई नहीं कि एक स्पेसिफिक गैस टेस्ट हुआ, अलग अलग गैस टेस्ट हुआ। तो तुमको क्या लगता है कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा इस मेटल से? मेटल में इलेक्ट्रॉन होता है ऑलरेडी, सभी चीजों में इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि एटम है तो इलेक्ट्रॉन भी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगा कि नहीं वो चेक करना था हम लोग को। तो इसके लिए वो साइंटिस्ट क्या किया कि स्टार्टिंग में जब देखा तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रहा था जब प्रेशर हाई था गैस का। फिर धीरे धीरे प्रेशर को वो क्या किया, रिड्यूस किया, इतना एटीएम तक लेके गया, 10⁻⁻⁴ तक। एंड प्लस में जो वोल्टेज रखा वो वेरी वेरी हाई वोल्टेज रखा, 10,000 वोल्ट तक ले गया, क्योंकि अपने आप तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, उसको धक्का मार के क्या करना पड़ेगा। तो वोल्टेज का क्या मतलब होता है, अगर आप क्लास 10th पढ़े हो तो वोल्टेज है मतलब ही होता है कि दो पॉइंट के बीच में कितना डिफरेंस है पोटेंशियल का, कितना तेजी से वर्क डन करवा सकता है, यही ना पढ़े थे, कितना तेजी से मेहनत करवा सकता है, वर्क डन करवा सकता है, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। तो हाई वोल्टेज पे देखा गया कि इनविजिबल रेज कैथोड साइड से एनोड साइड में ट्रैवल कर रहा है। क्या ट्रैवल कर रहा है भैया? इनविजिबल रेज। अब इनविजिबल जरूर है, लेकिन यहां में हम दिखाएंगे बनाते हुए। इनविजिबल यानी नहीं दिखने वाले रेज कैथोड साइड से कहां जा रहे थे? एनोड साइड। इसलिए देखो नाम भी बहुत सटीक दिया, क्या नाम दिया देखो, कैथोड रेज, क्योंकि ये रेज किधर से ओरिजिनेट हो रहे थे, इसलिए इसको क्या नाम दिया? कैथोड रेज। और किधर की ओर जा रहे थे? अब पता कैसे चला इनविजिबल है तो कि किधर से स्टार्ट हो रहा है किधर से जा रहा है? गुड। तो इसको चेक करने के लिए दोनों साइड में एक सब्सटेंस का कोटिंग लगाया,
दोनों तरफ, दोनों के पीछे। ये था जिंक सल्फाइड, ठीक है, जिंक सल्फाइड का कोटिंग। क्या था ये भैया? जिंक सल्फाइड एक ऐसा सब्सटेंस है, जब इस पे कोई भी चीज स्ट्राइक करता है तो वो ग्लो करता है, चमकता है। तो इस साइड वाला चमक रहा था, इस साइड वाला नहीं चमक रहा था। इसका मतलब वो समझा कि रेज इधर से इधर जा रहा है। दिख तो रहा नहीं है, तो तुम कैसे गेस करोगे भैया किधर से ओरिजिनेट हो रहा है, किधर जा रहा है? तो दोनों ही साइड लगा। बुक में आप देखोगे तो इस साइड का डायग्राम नहीं बनाया, लेकिन दोनों साइड कोटेड था। कौन सा सब्सटेंस कोटेड था? जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड को हम लोग बोलते हैं फ्लोरेसेंट सब्सटेंस है, फ्लोरेसेंट, ठीक है। इसका काम है कि भैया कोई भी जब इसमें स्ट्राइक करेगा कोई भी सॉलिड सब्सटेंस, पार्टिकल सब्सटेंस, तो ये ग्लो करता है, चमकता है, ठीक है। तो सेम चीज ये देखा गया कि इधर स्ट्राइक कर रहा है, इधर ग्लो कर रहा है। तो उसको समझ में आया ये जो रेज निकल रहा है वो कहां से निकल रहा है भैया? कैथोड साइड से निकल रहा है। और किधर जा रहा है भैया? नॉर्थ से। इसलिए इसको क्या नाम दिया बताओ? कैथोड रेज। स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन नाम का कोई जिक्र नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन तो काफी बाद में नाम दिया गया, ठीक है। स्टार्टिंग में इसको क्या बुलाया गया? कैथोड रेज, या फिर ऐसे बुलाया था कैथोड रे पार्टिकल्स, ठीक है। देखो देखो साइंटिस्ट लाइक जूलियस प्लकर, साइंटिस्ट लाइक जूलियस प्लकर, थोड़ा जल्दी में लिखना, साइंटिस्ट लाइक जूलियस प्लकर, प्लकर, PLUCKER, जूलियस प्लकर, विलियम क्रूक्स, विलियम क्रूक्स, क्रूक्स। स्पेलिंग थोड़ा बहुत गलती होगा तो कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। कॉमा जे थॉमसन, इस सब भी लिख सकते हो, ठीक है। वर स्टडिंग द, वर, वर मतलब WERE वाला, वर स्टडिंग द कंडक्टिविटी ऑफ गैसेस, वर स्टडिंग द कंडक्टिविटी ऑफ गैसेस। इसका मतलब है क्या? गैस से बिजली पास होता है कि नहीं, उसको चेक करना चाह रहे थे, ठीक है। लाइन छोड़ोगे? दे फाउंड दैट normally gases are bad conductor of electricity. They found that normally, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में गैस से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है, गैस से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है। गैसेस आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉर्मली गैसेस आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फिर लाइन छोड़ोगे? बट when the pressure was reduced, but when the pressure was reduced in the discharge tube, when the pressure was reduced in the discharge tube, ब्रैकेट में लिखोगे 10⁻⁻⁴ ATM। ATM मतलब प्रेशर को नापने का एक यूनिट है। प्रेशर को हम लोग बहुत सारी चीज़ों में नाप सकते हैं, बार में, पास्कल में, टॉर्क में, mm/Hg में, ATM में। उनमें से एक यूनिट है ATM, ठीक है। चलो, when but the pressure was created, pressure was reduced, हाँ ब्रैकेट में ये लिखे इतना ATM, ठीक है। And very high voltage was applied, and very high voltage was applied, and very high voltage was applied, ब्रैकेट में लिखोगे 10,000 एंड मोर, या ग्रेटर देन 10,000 ऐसे लिख लो, ठीक है ना, ऐसे लिखोगे। देखो ऐसे लिख लो, 10,000 या 10,000 से ज्यादा वोल्टेज, ठीक है। देन दे फाउंड, तब उन्होंने पाया
अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो तीनों साथ में मिलके कर रहा था एक्सपेरिमेंट, सब अपना अपना अलग अलग कर रहा था, ठीक है, तीनों एक साथ बैठ के नहीं कर रहा था। Then they found gases start conducting electricity. Gases start conducting electricity. Conducting electricity. फिर लाइन एक छोड़ के लिखोगे, ठीक है, इसको थोड़ा स्टार या पॉइंटर कर लोगे, लिखोगे इन दिस कंडीशन, इन दिस कंडीशन some sort of, sort मतलब प्रकार, SORT, some sort of invisible rays, invisible यानी नहीं दिखने वाले, invisible rays move from cathode to anode, move from cathode to anode, cathode to anode, full stop, नीचे उसी लाइन के नीचे लिखोगे since they originated from cathode, since they originated from cathode, since they originated from cathode, they were named as, they were named as, they were named as कैथोड रेज, क्योंकि वो लोग कैथोड के साइड से निकल रहे थे, इसीलिए उनको क्या नाम दे दिया गया, कैथोड रेज। उस समय इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कि, ये देखो ये एक्सपेरिमेंट बहुत पहले हुआ था, तुम्हारा 1850s 59 के आसपास, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कब किया गया, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्चुअली नाम कब दिया गया, टर्म कब दिया गया, 1900 के बाद, समझे। तो ये जो टाइम पीरियड है, इतना में एक्चुअली सभी कोई इसको किस नाम से जानता था, कैथोड रे, या फिर ज्यादा कैथोड रे पार्टिकल्स, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे पार्टिकल्स क्यों बोलते हैं, अगर रे है तो पार्टिकल नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है, तो ये जानेंगे। अब देखो थोड़ा सा इधर कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो हम उतना भी एकदम बैठ के नहीं कि इसको खींचते रहेंगे, जितना जो जरूरी है उतना तुमको समझा देंगे। ठीक है, देखो प्रॉपर्टीज कह लो या कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब समझते हो, फीचर्स, खूबी, ठीक है, फीचर्स या खूबी जो भी कह लो, प्रॉपर्टीज कह लो, ठीक है, उतना वही वापस है, वापस बोल रहे हैं, उतना टाइम नहीं देंगे इसमें, ठीक है, थोड़ा जल्दी पार करेंगे क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारा, थोड़ा बहुत भी एक बार पढ़ लोगे तो हो जाएगा काम, ठीक है। चलिए देखिएगा, देखो इसका प्रॉपर्टीज को भी सभी साइंटिस्ट रीड किया, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंटेंशनली जो काम किया इसके ऊपर वो थॉमसन था, ठीक है। सभी को इस कैथोड रेज का पार्टिकल्स का एक्सपेरिमेंट को किया और इनका प्रॉपर्टीज को जानने की कोशिश किया, लेकिन इंटेंसिवली बहुत एकदम भैया पूरा फुल फोकस के साथ जे थॉमसन जो था इस पे वर्क किया, ठीक है, सारा प्रॉपर्टीज इसका डिटरमाइन किया कि क्या होता है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि ये जो कैथोड रेज है ये स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है। कैसे मूव करता है भैया, इसका मोशन ऐसा नहीं है जिगजैग है, स्ट्रेट लाइन है और वेरी हाई स्पीड में मूव करता है। कैसे पता चला इस बात का एक्सपेरिमेंट में, उसको कैसे प्रॉपर्टी निकाला, तो ये क्या किया कि कैथोड रेज जब पास हो रहा था ना, अगर आपके पास बुक है आप में से किसी के पास तो एक बार खोलोगे तो उसमें दिखेगा, इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट खड़ा कर दिया, इसके पाथ में ऑब्जेक्ट खड़ा कर दिया, जब ऑब्जेक्ट खड़ा किया तो उसका शैडो बनने लगा, तो शैडो बनने लगा तो इससे समझिए कि भैया जो भी रेज हो रहा है वो कैसा स्ट्रेट लाइन में पास हो रहा है, क्योंकि लाइट भी आता है भैया स्ट्रेट लाइन में, तब उसका क्या बनेगा भैया, शैडो। अगर जिगजैग पाथ में जा रहा होता तो शैडो नहीं बनता, क्योंकि टकराता नहीं कभी भी, या कर्व में भी जाता, किसी भी तरह का पाथ ऐसा फॉलो करता तो इसका शैडो कभी नहीं बनता। इसके बीच में भैया एक ऑब्जेक्ट खड़ा कर दिया और उसका शैडो बन रहा था, जिससे वो स्टडी किया, जिससे वो समझा ये कैथोड रेज कहाँ पास हो रहा है भैया, स्ट्रेट लाइन में, समझे। तो पहला प्रॉपर्टी लिखोगे, अभी हम CR लिखेंगे शॉर्ट में, CR मतलब कैथोड रेज बार बार, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी में लिखोगे
सी आर ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ, सी आर ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ या स्ट्रेट लाइन, जो भी लिखो, स्ट्रेट पाथ या स्ट्रेट लाइन विथ वेरी हाई वेलोसिटी, विथ वेरी हाई वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब अभी जिसको नहीं पल्ला पड़ता है तो समझो स्पीड ही है, ठीक है, विथ वेरी हाई वेलोसिटी। कैसे पता लगाया बताओ इस बात का? स्पीड का नहीं नहीं, स्पीड का नहीं, कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, उसके पाथ में कुछ खड़ा कर दिया जिसका वो क्या बना रहा था, शैडो बना रहा था, तो इसको ब्रैकेट में लिख लोगे, एज दे कास्ट शैडो, एज दे कास्ट शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब, as they cast shadow of the object placed in their path, ऐसे लिख लो, in their path। ठीक, सेकेंड प्रॉपर्टी, देखो, सी आर प्रोड्यूसेस मैकेनिकल इफेक्ट, सी आर, सी आर मतलब समझ गया, कैथोड रेज, सी आर प्रोड्यूसेस मैकेनिकल इफेक्ट, सी आर प्रोड्यूसेस मैकेनिकल इफेक्ट, ठीक है, इसका मतलब समझाते हैं, देखो, इफेक्ट, इफेक्ट इसका मतलब क्या हुआ, मान लो ये ट्यूबलाइट से लाइट आ रहा है तुम्हारा और बीच में हम यहाँ कोई पेज रख देंगे, ठीक है, तो क्या वो उस पेज को मूव कर देगा क्या? हाँ, सर लाइट मूव है नहीं पता। यहाँ पे पेज रखे, नॉर्मल लाइट है, पेज को रख दिए यहाँ पे, मान लो कुछ ऐसा रख दिया कि वो मूव कर सकता है, मान लो कोई चक्का वगैरह रख दिए, व्हील रख दिए, एक्चुअली व्हील ही रख के टेस्ट किया था, तो अगर आप देखोगे आपको यहाँ पे एनसीईआरटी में तो कम चांस है दिखाने का, नहीं दिखाया है, ठीक है, अदर बुक्स रहता तो वहाँ दिख जाता। मान लो यहाँ पे लाइट रेज आ रहा है, यहाँ पे एक व्हील रख दिए, क्या उस व्हील को घुमा देगा लाइट रे? ये लाइट घुमा पाए या ना घुमा पाए, लेकिन ये जो कैथोड रे से लाइट निकल रहा था ना, इसके बीच में यहाँ पंखा लगा दिया, इस तरह का छोटा सा पंखा, मतलब टाइप में व्हील टाइप में, चक्री टाइप में लगा दिया, और जैसे ही रेस पास हो रहा था तो ये घूम रहा था, ये घूम रहा था, इसका मतलब है कि इस रेस के अंदर कुछ पार्टिकल है, जो पार्टिकल इसको टकरा रहा है और घुमाने के लिए वो कैपेबल है, यानी इसके पास मैकेनिकल इफेक्ट है। मैकेनिकल, मैकेनिक्स अभी तुम लोग थोड़ा फिजिक्स में भी समझते हो, मैकेनिक्स मतलब जो मूव करवा दे, क्या करवा दे, मूव करा दे, तो इससे उसको आइडिया चला कि यार ये तो पार्टिकल है, इस पार्टिकल के पास भैया कुछ इफेक्ट है, कुछ मोमेंटम है, कुछ इसके पास एनर्जी है, जो एनर्जी जब इससे टकराता है तो उसको एनर्जी ट्रांसफर करता है, तभी तो ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, समझे? समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका पाथ में जैसे थॉमसन क्या लगा दिया था, यहाँ पे कई कई बुक्स में देखोगे कि व्हील लगा दिया था और उस व्हील को घुमा दे रहा था वो, तो वो समझा कि इसके पास मैकेनिकल इफेक्ट है, मतलब इसको मूव कराने का शक्ति है, तब वो समझा कि इस रेस के अंदर क्या है भैया, पार्टिकल्स है, क्या है, अच्छा, इसलिए इसको बाद में नाम दिया गया कैथोड रे पार्टिकल्स, समझे? तो सेकंड पॉइंट क्या लिखे, प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट, ब्रैकेट में लिखो, एज if a small pedal wheel, as if a small पहिया pedal wheel is placed in its path, it starts rotating, it starts rotating, क्या लिखा हुआ था, मैकेनिकल इफेक्ट, हाँ, इट स्टार्ट्स रोटेटिंग, उसके बाद तुम लिखोगे दिस इंडिकेट्स, हाँ उसी में, दिस इंडिकेट्स सीआर कंसिस्ट ऑफ मैकेनिकल, सॉरी, सीआर कंसिस्ट ऑफ मटेरियल या पार्टिकल,
ठीक है। Cr में क्या है भैया, पार्टिकल्स है। कैथोड रेज में क्या है, कुछ कण है जिसकी वजह से मूव करवा पा रहा है इसको। तीसरा, Cr के पास नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। Cr के पास कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो Cr हैज नेगेटिव चार्ज या कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव, अभी लिखना नहीं है, सुनना है बस। Cr के पास नेगेटिव चार्ज होता है, ये कैसे पता किया, सर क्योंकि अनाउंस कैथोड्स नहीं था। फिर भी पता कैसे किया। हाँ 2 मिनट रुक जाओ बस, ठीक है, इसको कंप्लीट कर रहे बस, ये चल जाएगा। Cr के पास क्या होता है भैया, नेगेटिव चार्ज होता है, कैसे कंफर्म किया, तो यहाँ पे लगा दिया एक इलेक्ट्रिक फील्ड। जब रेस पास हो रहा था ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, इधर से मैं ये प्लस, इधर से क्या लगा दिया, माइनस। और यहाँ से जब ये कैथोड रेज आ रहा था तो किधर डिफ्लेक्ट होगा बताओ, पॉजिटिव के साइड। मतलब ऐसा देखा लगाने के बाद कि जो रेज है वो किधर जा रहा है। तो आप चार्जेस के बारे में एक प्रॉपर्टी बेसिक से पढ़े हो कि लाइक चार्जेस क्या करता है, रिपेल, और अनलाइक चार्जेस क्या करता है, यानी प्लस प्लस क्या करेगा और प्लस माइनस क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो ये प्लस की तरफ जा रहा है, इसका मतलब इसके अंदर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। ऐसे पता चला, समझे। चलिए लिखो, देखो, Cr consist of negatively charged particles. Cr consist of negatively charged particles. हाँ इसका भी लिखना है, कैसे पता किया, ठीक है। ब्रैकेट में लिखोगे as they were deflected, डिफ्लेक्ट मतलब हो जाना, मुड़ जाना, ठीक है, भ्रमित हो जाना, अपना रास्ता छोड़ देना, ठीक है। दे वर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद लिखेंगे Cr का ये हो गया, क्या हम लिखा है बताओ, कंसिस्ट ऑफ, पीछे से अब है Cr मतलब, ठीक है। क्या ये समझाने का जरूरत है, हम समझा दिए। फ्लोरेसेंस, फ्लोरेसेंस समझा दिया ना। फ्लोरेसेंस क्या होता है, हाँ हाँ वो फ्लोरेसेंट मटेरियल है कि भैया जब भी इस पे स्ट्राइक करेगा तो ये क्या करेगा, ग्लो करेगा, ठीक है। इसको लिख लो, ठीक है। इट क्रिएट्स फ्लोरेसेंस। थोड़ा बहुत स्पेलिंग गलत होगा तो अलग बात है, देख लेना उसको बुक से, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, जहां से एक बेसिक क्वेश्चन बन सकता है, देखो ये जो पार्टिकल्स था इसका चार्ज का और मास का रेशियो निकाला गया, ठीक है। इसका चार्ज का और मास का जे थॉमसन ही निकाला था, चार्ज और मास का रेशियो। मतलब ऊपर चार्ज को रखता था और नीचे क्या चीज रखता था, मास को। तो अगर आपको थोड़ा सा पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम बता देते हैं। इलेक्ट्रॉन पे सबसे छोटा चार्ज होता है, क्या आपको ये बात नॉन है,
आपको क्लास 10 में बता दिया गया था कि दुनिया में सबसे जो छोटा चार्ज पॉसिबल है वो किस पे है, या प्रोटॉन पे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज को ई रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर ऑफ ई से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास मास इन जनरल है एम से, तो ई बाई एम जो रेशियो है, कौन सा रेशियो, ई बाई एम रेशियो, ई बाई एम रेशियो सी आर का डिपेंड नहीं करेगा कि तुम यहां पे कौन सा गैस यूज कर रहे हो अंदर में। गैस बदल बदल के भी एक्सपेरिमेंट किया गया, कभी कोई गैस कभी कोई गैस कभी कोई गैस। तुम्हारा कैथोड का प्लेट भी बदल के एक्सपेरिमेंट किया गया, कभी एल्यूमिनियम कभी कॉपर कभी कोई और चीज। तो कैथोड का मटेरियल भी बदल दिए, गैस भी बदल दिए, लेकिन उससे ई बाई एम रेशियो में कोई फर्क नहीं आता था। ये बहुत बड़ा रिजल्ट है, देखना क्यों। इससे ये पता चल गया कि हर मैटर का, हर एटम का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कैथोड। समझ नहीं आएगा, सरल भाषा में बोलते हैं कि दुनिया का कोई भी एटम हो, उन सभी के पास कैथोड रेज है, और सेम तरह का कैथोड रेज है। नहीं समझा? क्योंकि अगर हम लोग गैस चेंज किए, अगर गैस चेंज किए तो ई बाई एम रेशियो बदलना चाहिए था। अगर हम लोग यहाँ मेटल का प्लेट चेंज किए तो भी ई बाई एम रेशियो क्या होना चाहिए था, बदलना चाहिए था, लेकिन नहीं बदला। इससे मतलब ये समझ में आया कि ये जो कैथोड रेज निकल रहा है, ये जो पार्टिकल्स निकल रहा है, या जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है, वो सभी एटम में प्रेजेंट होता है। समझ गए कि नहीं? समझे ना? आज जो हम लोग बहुत आसानी से जानते हैं कि भाई हर एटम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। उस समय के हिसाब से पता नहीं था, सब डिस्कवरीज हो रहा था, तो इतना मेहनत लगा भैया समझने के लिए। अलग अलग गैसेस को जब स्टडी किया, अलग अलग मेटल प्लेट बदला, तो ई बाई एम रेशियो चेंज नहीं किया। ई बाई एम रेशियो चेंज नहीं किया, इसका मतलब समझ में आया कि सभी मैटर का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब अगर मैटर है तो उसके पास ये वाला पार्टिकल होगा ही होगा। कौन सा पार्टिकल होगा? कैथोड रे पार्टिकल। मतलब आज के डेट में क्या होगा, हर एटम के पास क्या होगा? क्या ये बात सही है? हर एटम के पास क्या होता है? तो ई बाई एम मतलब समझ में आ गया, ई बाई एम रेशियो। इसको हम लोग बोलते हैं तुम्हारा ये स्पेसिफिक चार्ज। क्या बोलते हैं? द रेशियो ऑफ चार्ज टू मास ऑफ सी आर, पहले लिख लेते हैं इसको, ठीक है। द रेशियो ऑफ चार्ज टू मास विच इज कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है, लिख लो, विच इज नोन एज स्पेसिफिक चार्ज। is same for cathode rays irrespective of nature of gas and irrespective मतलब डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। irrespective मतलब निर्भर नहीं कर रहा है, समझे? irrespective of ना गैस का नेचर पे, ना कैथोड का मटेरियल पे। आप कुछ भी रख दो, कोई भी एलिमेंट का रख दो, हर बार निकलेगा क्या? एक ही तरह का पार्टिकल, क्योंकि ई बाई एम रेशियो बदल जाता अगर अलग पार्टिकल निकलता तो। अभी इसके बाद तुम लोग को पढ़ाएंगे एनोड रेस, उसके अंदर ई बाई एम रेशियो बदल जाएगा, समझे? लेकिन हर एटम के अंदर एक चीज फिक्स है भैया, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं भैया प्रॉपर्टीज ऑफ तुम्हारा क्या, कैथोड, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस, ठीक है। ई बाई एम जो रेशियो होता है तुम्हारा, एग्जैक्टली टू बी वेरी एग्जैक्टली 1.7588 10 पे पावर 11 कूलम पर केजी। हाँ ठीक है ना, चार्ज टू मास, ठीक है, ठीक है। टू बी राउंड ऑफ में कभी कभी बुक्स वगैरह इसको 1.76 लिख देता है। तेरा मटेरियल में क्या लिखा हुआ है? 1.75 है ना, ठीक है, ठीक है, समझे?
E बाई एम रेशियो याद रखना, E बाई एम मतलब चार्ज इज टू मास का रेशियो, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ लेता, एक बार नीट में क्वेश्चन पूछा था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का E बाई एम रेशियो को कंपेयर करके क्वेश्चन दे दिया था। जैसे E बाई एम रेशियो प्रोटॉन का, E बाई एम रेशियो इलेक्ट्रॉन का, E बाई एम रेशियो न्यूट्रॉन का, ठीक है। और इसमें एक अरेंजमेंट था, 4 ऑप्शन थे इस तरह से, कौन बड़ा कौन छोटा। क्या तुम लोग अपना अंडरस्टैंडिंग से इसको बता सकते हो किसका E बाई एम रेशियो बड़ा होगा, किसका E बाई एम रेशियो छोटा होगा? इलेक्ट्रॉन का E बाई एम रेशियो सबसे छोटा होगा। इलेक्ट्रॉन का E बाई एम रेशियो सबसे छोटा होगा, अच्छा। और उससे मीडियम और न्यूट्रॉन का सबसे बड़ा। और जिसको भी बोलना है बोल सकते हो, अभी तो थोड़ा टाइम है। प्रोटॉन का सबसे, नहीं, इलेक्ट्रॉन का सबसे कम जिसका होगा। सबसे ज्यादा मास होगा उसका E बाई एम रेशियो सबसे कम होगा। दिमाग लगा 2 मिनट, कोई दिक्कत नहीं, दिमाग लगा, सोचो सोचो। हम जरा पानी पिए, थोड़ा रेस्ट करेंगे। न्यूट्रॉन का सबसे कम होगा, कितना होगा? चार्ज नहीं है, बात सही है। बाकी किसका ज़्यादा होगा? प्रोटॉन का, ठीक है, सही। तुम लोग को हम पीडीएफ भेज दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आज हम लोग क्या कंप्लीट कर लिए बताओ अपना? प्रॉपर्टीज ऑफ, ठीक है। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट देखा जाए तो कंप्लीट हुआ है, ठीक है, जिसके वजह से दिस एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस एक्सपेरिमेंट के वजह से किस चीज का खोज हुआ? क्या अभी खोज हो गया? नहीं, ये एक्सपेरिमेंट कब का टाइम का पता है? 1859 के आसपास का टाइम है, ठीक है। बुक्स वगैरह में देखोगे तो 1850s 1859 अलग अलग साइंटिस्ट का डेट दिया होगा। एनसीईआरटी जरा देख देते, कितना है? 1850s लिखा है, क्योंकि कई सारे साइंटिस्ट कर रहे थे। तुम्हारा क्या दिया होगा? 1897। वो तो इलेक्ट्रॉन का बताया है, इस एक्सपेरिमेंट के बारे में नहीं दिया हुआ है, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बारे में, ठीक है। याद रखना 50s के टाइम का, ठीक है। एक साइंटिस्ट जो था प्लकर, प्लकर का नाम लिखा है कि नहीं लिखा है? हाँ, जूलियस प्लकर, वो 56 में किया था। सबसे पहले किया था क्रूक्स इस एक्सपेरिमेंट को, विलियम क्रूक्स, तो वो थोड़ा पहले किया था। इस तरह से थॉमसन बाद में किया था, 57 के आसपास थॉमसन किया था। समझे? समझ में आया बात? तो उस समय जाके इलेक्ट्रॉन का खोज नहीं हुआ, सबको उस समय समझा कि कुछ पार्टिकल्स है, नाम क्या दिया बताओ? कैथोड रे पार्टिकल्स। काफी लंबे टाइम के बाद फिर उसको इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया, और स्टार्टिंग में भी इलेक्ट्रॉन नहीं कुछ और नाम दिया गया था, उसको फिर मॉडिफाई करके क्या नाम दे दिया गया? इलेक्ट्रॉन। सेम आपको पढ़ना है कि प्रोटॉन का खोज कैसे हुआ। तो प्रोटॉन का खोज एक और एक्सपेरिमेंट के कारण हुआ। कौन सा एक्सपेरिमेंट था? नहीं, गोल्ड फॉइल, बताओ। रदरफोर्ड का था। हाँ, गोल्ड फॉइल तो रदरफोर्ड का था। एनोड रेस अभी हम लोग पढ़ेंगे, क्या? एनोड रेस के बारे में।